सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई सबसे पहले तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं अभी सभी अपने सुनने वाले दोस्तों को विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारी जो सखा सुन रहे हैं इस समय गुनगुनी धूप में बैठे जी है ना, घर आंगन में सखियां भी आनंद ले रही होंगी इस प्रोग्राम का। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम और सब साथ में होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो हम लोग मिलते हैं बहुत आनंद आता है। आप लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है, वहीं सच मानिए हमें भी इंतजार रहता है कि कैसे हम आपसे इस तरह से बातें करें। और जो जो और भी बातें करनी है वो है, आज वीरांगना शोभा रानी दत्त के बारे में हम बताएंगे। और वहीं जाहिर है कि आज बुधवार है और गीत मंजरी का दिन है, तो आज हमने रखा है चूड़ियां किस तरह से खनकती हैं हाथों में। तो आज हमारा ये विषय है गीत मंजरी का, चूड़ियां। तो ये तो है ही। और विजय दिवस की जब बात आती है और हमारे देश की, तो ये खास दिन जो है 16 दिसंबर 1971 को याद करके ये दिवस हम मनाते हैं, है ना जी। और विजय दिवस जैसा कि आपने बताया कि 1971 के युद्ध में जो हमारे जो पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। और इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पड़ोसी मुल्क की सेना को आत्मसमर्पण करा दिया गया था। और साल 1971 के युद्ध में भारत ने युद्ध को करारी शिकस्त दी थी, और जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, 93,000 सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाना। और उसके साथ साथ जाहिर है कि फिर इसको एक हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात हुई। हमारे सैनिकों ने, जाबाज सैनिकों ने अपनी प्राण की आहुति देते हुए जिस ढंग से इस पर विजय प्राप्त की, तो हम इसको एक उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और उनको हम एक तरह से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि इसमें करीब हमारे देश के सैनिक 29,000 3,900 जी 3,900 हमारे सैनिक जो है शहीद हुए थे, और करीब 10,000 के आसपास तकरीबन घायल हो गए थे। तो इतनी संख्या, तो क्षति तो होती ही है जब भी युद्ध होता है, लेकिन हमारे देश के जो सैनिक हैं वो वाकई जो जज्बा है उनके अंदर, हम उन्हें सलाम बार बार करते हैं। क्योंकि आज भी देखो जैसे ठंड है, बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, तो याद आते हैं सरहद पर बैठे वो सैनिक जो बिल्कुल ठिठुरते रहते हैं और चट्टानों के बीच में, वो पहाड़ों पर बिल्कुल चौकस बैठे रहते हैं। तो उनको देख करके हम अपने लोगों का दिल जो है वो भर आता है, मतलब देश के प्रति जो प्यार है हम लोगों का उमड़ आता है कि उनको सलाम करने का, उनको अभिवादन करने का दिल करता है। बिल्कुल, क्योंकि बड़े आसानी से देखो हम यहाँ बैठे हैं, हम उतने में भी परेशान हैं कि अरे बड़ी ठंड है और ये है वो है, इधर आग तापते हैं, उधर कुछ रखते हैं कि थोड़ी सी गर्माहट मिले, कुछ अच्छा अच्छा हम खा भी लेते हैं। लेकिन हमारे सैनिक वहां पर पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन एक अपने घर की और अपने मनपसंद की जो चीज होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में तो जाहिर है याद आते हैं दूर बैठे वो सिपाही जो हम अपने देश के तिरंगे के लिए, उसकी आन बान शान के लिए अपना सिर कटवा देते हैं, और जो तिरंगा है यूं ही लहराता रहे और बिल्कुल हमारे देश का जो है ना विश्व पटल पर नाम रोशन होता रहे, यही हम कामना करते हैं। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।
मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, निशाने में जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है, हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। भाई देश जो है ना शान भी है, जान भी है, और पूरा जहान जो है वो देश में ही बसता है, और जो सुकून अपने देश में मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। और रेनू जी, जब भी देशभक्ति के हम गीत सुनते हैं या कहानियां पढ़ते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, तो अपने अंदर भी देश के प्रति जो प्रेम है वो जाग जाता है। लगता है हम भी कुछ ऐसा कर जाएं कि देश में नाम हो। अगर नहीं हो पाए नाम, तो आसपास के लोग तो जाने कि कम से कम इसने कुछ अच्छा किया। हाँ, या एक बात और है कि
जाने या ना जाने, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि होती है कि चलो हमने कुछ किया कम से कम देश के लिए। तो हमें लगता है इस बारे में कम से कम जो काम हम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर का काम कर रहे हो या घर के बाहर कोई काम कर रहे हो, उसको अगर व्यवस्थित तरीके से करते हैं और उसमें 100% देते हैं तो वो भी एक देशभक्ति है। ऐसा नहीं है कि घर में गृहिणी अगर खाना बना रही है तो वो देश सेवा नहीं कर रही है, क्योंकि जाहिर है कि अगर उसका पति कहीं काम कर रहा है या जीवन साथी या बच्चे नौकरी पर जा रहे हैं और वो अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं तो वो उसको पूरा सहारा दे रही है, संबल है उसका। तो ये सारी चीजें भी, और या अगर बच्चे हैं उनकी परवरिश कर रही है तो देश को अगर एक अच्छे सपूत को दे रही है, सौंप रही है, तो ये भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो ये बात है कि हम जो भी काम करें उसमें कहीं भी बेईमानी ना करें, ईमानदारी रखें। और ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें हुई हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। जो बात की बात कर रहे हो उसी में आज हम बात कर रहे हैं शोभा रानी दत्त का। शोभा रानी दत्त का जन्म कलकत्ते में हुआ था और आपके पिता का नाम जतीन्द्रनाथ दत्त और मां का नाम लावण्य प्रभा दत्त था। शोभा रानी दत्त क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाली उन महिलाओं में से एक है जिन्हें अंग्रेजों ने जेल में बहुत असहनीय अमानवीय यातनाएं दी, बहुत तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। और इनका जो खास तौर से स्वदेशी आंदोलन में आपकी इन्होंने बहुत भूमिका निभाई और इस तरह से देशभक्ति के संस्कार इनकी माता से ही मिले, क्योंकि इनकी माँ ने ही स्वदेशी आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रही। तो शोभा रानी दत्त को बालकाल से ही पारिवारिक परिवेश में जो प्राप्त हुआ तो जाहिर है कि वो फिर जीवन में वैसे ही विकसित होता है और वही संस्कार आते हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही करते हैं जो वो घर में मिलता है उनको। जी। और सन 1930 में अपनी माता के साथ आनंद मठ के क्रियाकलापों एवं नारी सत्याग्रह समिति के कार्यों में भाग लेने लगी थी। कुछ समय बाद ये पंजाब चली गई और वहां के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। लाला लाजपत राय से बहुत अधिक प्रभावित हुई और पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करती रही। वहां से आने के बाद हरि कुमार चक्रवर्ती के साथ काम करना इन्होंने शुरू किया। और ऐसे ही डलहौजी स्क्वायर कांड के दिनेश मजुमदार तथा अन्य साथियों ने शोभा रानी के घर पर ही रहकर इस पूरे जो षड्यंत्र था, यूं कहें कि जो भी घटना को अंजाम देना था, उसकी पूरी रचना और प्रारूप इन्हीं के घर में तैयार किया गया और अपनी गाड़ी में ही बैठाकर सभी को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, यानी कि पूरी तरह से उसमें योगदान भी दिया। इसके कारण शोभा रानी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वो छोड़ दी गई। लेकिन अब ऐसा होता है कि ऐसे में जब भी कोई गिरफ्तार होता है तो पुलिस की नजर बराबर बनी रहती है। फरार उज्ज्वला मजुमदार की गिरफ्तारी के बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया गया और जेल भेज दिया गया। फिर शोभा रानी दत्त की प्रथम गिरफ्तारी का कारण था दार्जिलिंग के लेवांग रेस कोर्स मैदान में गवर्नर एंडरसन गोलीकांड में अभियुक्त उज्ज्वला मजुमदार को उनके घर से फरार होना। इस तरह ब्रिटिश सरकार की नजरों में एक क्रांतिकारी राजद्रोही को आश्रय देना गंभीर अपराध माना जाता था। जेल में उन्हें बहुत ही कठिन यातनाएं दी जाती थी, बेटों से पीटा जाता था, अभद्र भाषा का व्यवहार किया जाता था, भोजन ना देना, पानी का अभाव, सोने ना देना प्रतिदिन की दिनचर्या सा बन गया था। लेकिन वही होता है कि उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है, किया जाता है। लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी रहे वो इस मामले में बहुत सशक्त रहे और उन्होंने बहुत कुछ सहा, जो कि बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं है। इस कारण जेल अधिकारी उनसे उनके साथियों के नाम की जानकारी चाहते थे, इसलिए इतनी यातनाएं देते थे। लेकिन शोभा रानी दत्त ने कभी भी जो भी शिक्षा दी उसके अनुसार वो भले ही जान चली जाए लेकिन किसी भी साथी का उन्होंने भेद नहीं दिया और इसलिए वो अपने सिद्धांत पर अटल रहीं और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा उन्हें यातनाएं दी गई कि उनका मानसिक संतुलन खोने लगा और उसके साथ जेल के सभी नियमों की अवहेलना भी की गई। वहीं जेल अधिकारियों ने जेल के नियमों के अनुसार इलाज के लिए मानसिक अस्पताल भी भेज दिया, लेकिन निर्णय में बहुत देर हो गई और वहाँ साल भर उपचार चला, लेकिन वे सामान्य नहीं हो पाई और वापस उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में भेज दिया गया। तो मतलब देखिए इस हद तक यातना दी गई थी कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जी, बहुत ही दुखदाई पल रहते हैं इस तरह की जब स्थिति से कोई गुजरता है। और सन 1939 में उन्हें यहाँ इसे रिहा कर दिया गया, लेकिन मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो पाया और वे लंबे समय तक बीमार रही और अंत में ये बीमारी ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। उनकी इस दुखांत मृत्यु ने क्रांतिकारियों और उनके संपर्क रखने वालों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्हीं दिनों जेल यातनाओं से तंग आकर कई क्रांतिकारी आत्महत्या कर चुके थे तथा कई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। ये तो वाकई बहुत ही कष्टप्रद बात है
है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। जितना फिल्मों में दिखाते हैं हमें लगता है कहीं उससे ज्यादा ही होता है। और उल्लासकर दत्त सेक्युलर जेल में अंडमान में भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वहीं शोभा रानी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये दोनों जो घटनाएं घटी ना, इससे पूरे देश में एक बहुत हलचल सी मच गई और बहुत तेजी से प्रक्रियाएं हुई। और फिर प्रांतीय सरकार ने इसमें बहुत ही कठोर निर्णय लिया और ब्रिटिश सरकार को ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी राजनीतिक कैदी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए। तो इस तरह से वो ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने ऐसी यातनाएं सही, उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और यातनाएं सहने के बाद उन्होंने आहुति दे दी अपने प्राण की। और ये जो कहते हैं ना मानसिक संतुलन के बाद जो उनकी स्थिति हुई होगी वाकई बहुत कष्टप्रद थी, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और सच्ची एक देशभक्त होने का उन्होंने परिचय दिया। बिल्कुल। और सोच के लगता है रेणु जी कि उनको कौन उस समय कैसे संभालने वाला होगा, क्या उनके साथ कौन साथ दे रहा होगा, ये सब सोच के अच्छा नहीं लगता है कि कैसी परेशानी। नहीं, कोई भी साथ देने वाला कहाँ कोई होता है जेल में कोई भी नहीं होता, तो आगे ही पड़ता है। सारे विरोधी ही होते हैं, सब आपको तंग करने वाले ही होते हैं। और ऐसे में ये हमारे लिए बहुत साहस का प्रतीक है। और हम घर में इस बात के लिए सोच सकते हैं मंजरी की बड़ी छोटी छोटी चीजों से हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अपनी किस्मत को, खुद को, आसपास के परिवेश को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो हमें आज़ादी मिली है कितनी मुश्किल से मिली है और हम इस तरह से बड़ी सुकून से बैठे हैं। तो हमारे सैनिकों को याद करना चाहिए, ऐसी वीरांगनाओं को, ऐसे वीरों को याद करना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए। और आज भाई हम ऐसा है कि फिर से थोड़ा सा लोग घूमना फिरना चाहते हैं। चलिए अभी नहीं चाहेंगे लेकिन आगे तो कभी चलेंगे, तो कैसे कैसे यात्रा में किन किन चीजों का ख्याल रखें हम उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये भी बात करेंगे यात्रा में कुछ देखते हैं कि कुछ अलग सा भी दिखता है कि कोई कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। नहीं ये हम बताएंगे ना अभी, लेकिन उसके पहले एक गीत सुनेंगे। जी। झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं।
से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल करा। भाई ये तो बड़ा प्यारा सा गीत सवार लूं। और जब हम यात्रा करते हैं खास तौर से, तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखते हैं तो हमारी यात्रा भी संवर जाती है ना। बिल्कुल संवर जाती है और सफल भी हो जाती है। बिल्कुल। और जो आजकल के समय में जैसा समय चल रहा है, कोरोना का समय, तो इस समय हमें खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रेन में जाना है तो अपने साथ हमें सैनिटाइजर जो स्प्रे बॉटल है वो जरूर लेके जाएं, और साथ में सोप लेके जाएं, मास्क आपके पास होना चाहिए। और जब भी आप अपने कूपे में जा रहे हैं तो वहाँ की सीट को आप एक घर से रफ कपड़ा लेके चले, और पुराना कपड़ा, उससे आप सीट को एक बार उसकी डस्टिंग कर लें, क्योंकि अक्सर कभी कभी दिखता है कि कुछ पड़ा हुआ है या साफ नहीं है, तो आप धूल हटा के फिर स्प्रे बॉटल से पूरे सीट को और पूरे कूपे को आप सैनिटाइज कर लें, फिर अपने आप को कर लें। और साथ में जो भी पैसेंजर आते हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, अगर वो हाथ में सैनिटाइज वगैरह लेके नहीं निकाल के लगा रहे हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं कि बल्कि ऐसा करें कि आप अपने साथ इतना सैनिटाइजर रखें कि आप उन्हें भी दे सकें, अगर उनके पास नहीं है। हो सकता है वो जल्दी में आ गए हो, तो अपनी सीट को बहुत अच्छे से, जैसे कह रही हो मंजरी की, सैनिटाइज कर लें, साफ कर लें। और एक साथ में एक थैला और अलग रखें, ताकि जिस कपड़े से आपने साफ किया है उसको उसमें आप रखती रहें, ऐसा ना हो कि उसको आप बाहर फेंक दें। तो इन सारी चीज़ों का आप एक ख्याल करें। वहीं पर जब आपको अगर टॉयलेट जाना है तो वहां पर भी जाते समय आप हैंडल आदि को सैनिटाइज कर लें, और आने के बाद फिर से साबुन से हाथ धोते हुए आएं। और कोशिश करें कि आप आसपास की चीजें जो है, सीट है या खिड़की है, दरवाजे हैं, कोई भी और सीट है, उनको न छुएं तो बेहतर है ना। और अगर छू लेते हैं तो आप सैनिटाइज करना बिल्कुल याद रखें। और अक्सर हम ट्रेन में जाते वक्त सामान अपने साथ काफी सारा ले जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा वजन कर लेते हैं, तो अपनी जो पैकिंग है वो बहुत जरूरत के हिसाब से करें। और ये ध्यान रखें कि आप अगर शादी में जा रहे हैं तो आप अपनी जो आपकी ज्वेलरी है महंगी गोल्ड की, वो मत ले जाइए, उसकी जगह आप नकली ज्वेलरी जो होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो ले जाइए। और साड़ी, सूट या आपका जो भी लांचा जो भी ड्रेस है, तो वो ऐसी चुनिए कि आपका जो जैसे साड़ी पहन रही है, लहंगे के नीचे आपको पेटीकोट पहनना है, तो वो एक ही कलर के आसपास का हो। और लेगिंग्स भी इसी तरह की चुनिए जो आपकी 2-3 कुर्तियों पर एडजस्ट हो जाए। जी, यानी कि अगर आप एक दो अगर आपने लेगिंग रखी तो उसके ऊपर कम से कम 4 कुर्ते ऐसे रख लें जो कि आपके दुपट्टा और लेगिंग वही होगा 2 में, और आपका 4 कुर्ते के संग 4 सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्या कम कर सकते हैं। तो 2 अतिरिक्त दुपट्टा है और लहंगा है या जो भी चीजें हैं उनकी गिनती कम की जा सकती है, तो सामान आपके पास थोड़ा कम हो जाएगा। वहीं जहां आप जा रहे हैं तो आजकल मौसम जो है, कहीं ठंड है कहीं गर्मी है, तो जहां जा रहे हैं वहां कितनी सर्दी है उस हिसाब से ऊनी कपड़ों की भी पूरी व्यवस्था करें। और अगर जरूरत है तो इनर्स भी जो आते हैं अंदर पहनने वाले ऊनी कपड़े, उनको भी रख लें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ठंड है तो आप परेशान हो सकते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो ट्रेनों में कंबल और ये सब कुछ मिलता नहीं है, तो आप अपने घर से सिंगल बेड वाले कंबल जो होते हैं वो लेके जाइए। और साथ में आपको पिलो की भी जरूरत लगेगी, तो एयर पिलो जो हवा भरी जाती है जिन पिलो में, तकियों में, वो आप खरीद करके साथ में ले जाइए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत बड़े बैग या बहुत बड़ी अटैचियां जो सूटकेस ले जाते हैं जर्नी में, वो आप उठा तो सकते नहीं है, तो आप इतना सारा पैक करके अगर ले जाएंगे, उसकी जगह आप 2-3 बैग कर लीजिए जो हल्के। क्यों हम बड़ी अटैची अगर उठा लें तो? नहीं, अगर उठा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि रेणु जी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती हैं कई जगह, और कई जगह कुली की समस्या होती है, तो आपको बैक पेन हो सकता है, ज्यादातर प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो कोशिश ये करें कि आप, ठीक है आपको सहायक तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी कोई दिक्कत हो तो इसलिए आप तैयार रहें। और बेहतर वही है कि आप कम से कम सामान में यात्रा करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ पैसों की जब बात आती है तो बहुत सारे ज्यादा कैश लेकर न चलें। अब तो सारी व्यवस्था जो भुगतान है हम मोबाइल से या अन्य व्यवस्थाओं से कर लेते हैं, तो पैसे न लेकर ज्यादा चलें, उतने ही लेकर चलें जितनी जरूरत है, और जितनी बहुत आपने गिन लिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा अतिरिक्त रख लें कि पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए। जी हाँ, खुले पैसे रखें। वैसे ही नोट जो है, जैसे बड़ी छोटी होती है, 500 की है, 2000 की है, उनको व्यवस्थित कर लें कि 100 की कहाँ रखी है आपने, 200 की कहाँ रखी है। ऐसे ही 10 रुपए, 5 रुपए या
20 की नोट है वो सब अलग रखें। पर्स अगर आप ले जा रही हैं तो उसमें बाहर की ओर सिक्के आदि रख लें, छोटी नोट रख लें, ताकि जैसे कि कहीं रिक्शे पर देना है या कुछ और देना है, 15-20 रुपए देने हैं, कुछ खाने की चीज खरीदनी है, कुछ पानी ऐसा, की बोतल खरीदनी तो उसके लिए भी आपको चाहिए खुला पैसा चाहिए, तो उस सब चीजों का इस तरह से ध्यान रख लें। और चलते समय कुछ कार्ड्स होते हैं उनको जरूर रखें। जी, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड है, आप इसको जरूर रखें। मोबाइल में भी उसको आप लेकर रख सकते हैं, जिससे आपको दिखाने में आसानी होगी। और जब भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सूचना बोली जाती है तो आप ये नहीं कि अपने मोबाइल को ही देख रहे हैं, आप थोड़ा उस पर भी ध्यान रखिए कि उससे आपको ट्रेन का सही वक्त भी पता चलता रहेगा। हाँ, लेकिन जो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ट्रेन का समय भी पता चलेगा और कुछ परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना आपको वहीं पर मिलेगी जो वहां पर घोषणा की जा रही है। लेकिन जो तुमने कहा कि मंजरी की टिकट का पैन और ये सब जो है वो मोबाइल में रखें, उसके लिए जरूर बताना हम चाहेंगे कि जो हम सोचते हैं कि मोबाइल में रख लें तो हमने टिकट लिया और उसकी फोटो खींची और मोबाइल में दिखा दिया, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं चलेगा। जो हम नेट से डाउनलोड करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही चलता है। आधार कार्ड की भी हम कोशिश करते हैं कि हमने फोटो खींच लें और आधार कार्ड लेकर हम यात्रा न करें कि कहीं ऐसा ना हो कि गुम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो मान्य नहीं है। मान्य वही है जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो है, ऐसा नहीं कि आप अपने आई कार्ड का पहचान पत्र की फोटो खींचे और वो दिखा दें, वो नहीं चलता, क्योंकि आप उसमें गड़बड़ियों की संभावना रहती है। तो बेहतर यही है कि उसके लिए आधार भी जो होता है उसका एक अलग से साइट होती है, और वहां से जाके जब आप डाउनलोड करते हैं और तब उस साइट को खोल के जब दिखाते हैं तभी वो मान्य होता है। ऐसे ही हवाई जहाज के टिकट की अगर हम बात करें या ट्रेन के भी टिकट की, जब वो साइट खोल के और आप उसको जो आपको या वहां से संदेश जो आता है IRCTC का, वो जो टिकट होता है वो मान्य होता है, तो आप सिर्फ वही दिखाएं। आप इसमें अक्सर होता है कि हम लोग बहस करने लगते हैं कि नहीं ऐसा तो चलता है, क्योंकि यात्रा अब बिना कागज के भी की जा सकती है, लेकिन सही साइट से सही तरीके से आप जब टिकट या कोई भी अपना पहचान पत्र दिखाएंगे तभी मान्य होगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां न करें, ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। और जब भी हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो वही कुछ लोग ट्रेन को अपनी संपत्ति भी मान लेते हैं और कुछ चीजों को वो खराब करने लग जाते हैं और स्वच्छता पर भी ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर देखते हैं कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में लगा दिया और बस आप चार्ज भी कर रहे हैं और उसी में आप वीडियो गेम भी देख रहे हैं या पिक्चर भी देख रहे हैं। तो ट्रेन में समय कैसे पास होगा? नहीं, समय तो पास कीजिए, लेकिन जब आपका मोबाइल का कुछ % चार्ज हो जाए तो आप निकाल लीजिए, दूसरे को भी मौका दीजिए, है ना? ये बात बिल्कुल सही है कि आप उसमें समय पास करने के लिए बाहरी नज़ारे आप देखें प्राकृतिक, बल्कि कोशिश करें कि सबको मौका दें, क्योंकि चार्जर एक होता है या 2 होता है हद से हद, या बहुत हुआ तो इधर उधर मिला के 3 हो जाते हैं, लेकिन अगर सबकी अलग अलग सीट है तो यात्री कम से कम 8 हो जाते हैं। तो उसमें आप सबको बराबर से समय दें, ऐसा नहीं आप घर की तरह समझें कि ये आपका प्लग पॉइंट है। जी। और वही रेणु जी, हमने ये भी देखा है कि जो ट्रेन रोकने के लिए एक चेन ऐसी लटकी रहती है, तो कुछ लोग ध्यान नहीं देते, आते हैं और वो चेन का एक स्टैंड होता है बाकायदा लोहे का, उसमें वो फंसा रहता है। तो किसी को कोई जगह नहीं मिल रही, थैला टांगना है तो उन्होंने वो इधर कर दिया और उस स्टैंड पे उन्होंने वो टांग दिया अपना थैला। तो ये चीज भी नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि वॉशरूम में आजकल टिश्यू वगैरह रखे रहते हैं, सीट कवर रखा रहता है, तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए और सही जगह डस्टबिन में उसको डालिए, उसको वॉश बेसिन या उन सब में नीचे मत डालिए, जिससे कि आपका ट्रेन का जो टॉयलेट है वो गंदा हो। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और अगर आप कुछ रैप पर कुछ खा रहे हैं तो वो आप वॉश बेसिन में छोड़ देते हैं, वॉश बेसिन में छूट जाता है, या जो हमारे सीट पर साइड में लगा होता है पानी की बोतल या कुछ सामान मोबाइल आदि रखने के लिए छोटा सा पाउच, उसमें भी रख देते हैं। हमने चिप्स खाया उसका पैकेट रख देते हैं खाली, ऐसा मत करिए। वो आपका सामान है, वो आप लेकर लौटे उसको, क्योंकि चिप्स आपने खरीदी थी तो वो आपका पैकेट भी आप ही का है, तो उसको भी आप अपना माने और अपने साथ रखें, वहां ना छोड़ें। और इस तरीके की चीजों से बचें। रेल आपकी संपत्ति है, इसका मतलब नहीं कि आप उसका दोहन करें, बल्कि उसका सही प्रयोग करें। और इसी तरह देखते हैं कि खाना जब खाते हैं तो वहाँ पे गिरा देते हैं, सीट के नीचे पड़ा हुआ है, जूठन पड़ी हुई, तो वो सब के लिए आप जब भी कुछ खाना चलिए तो आप एक पुराना सा पैकेट रख लीजिए, उसमें आप वो सब चीज़ें डालिए और डस्टबिन में जाके आप डाल दीजिए। और वहीं पर हमने ये भी देखा है कि बाथरूम में
सोप की जो बॉटल रहती है, लिक्विड सोप की, तो उसकी जो पाइप रहता है, तो देखा कि उसमें उसको किसी ने गर्म चीज से उसको सील कर दिया आगे से। अब जब उसको प्रेस किया तो वो तो बंद हो गया पिघल के प्लास्टिक, तो वो समस्या आई, तो फिर उसको ढक्कन खोल के निकालना पड़ता है। तो ये इस तरह की चीजें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो चीज रखी गई है वो सभी यात्रियों की सुविधा के लिए है, तो उसका सही से इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है। और जो ये तो सारी चीजों के लिए लागू होता है कि जो भी सीट है, जो भी चीजें हैं, उसमें पर्दे हैं, लगे हैं, नहीं लगे हैं, बहुत सारी जगहों पे लगे होते हैं, नहीं लगे होते हैं, उन सब की साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी है। और वहीं जो कचरे को फेंकने की बात आ रही है, आप एक यात्रा के समय एक सामान बना लें कि उसी में सब रखेंगे, और एक साथ शाम के समय अगर लंबा सफर है, लंबी यात्रा है, तो आप एक निश्चित अवधि के बाद भर जाए उसको फेंकाएं बाहर। बाहर फेंकने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया क्योंकि वो जंगल में से गुजर रही है, ऐसा मत करिए। एक कूड़ेदान होता है, उसमें ही डालें, और इस तरह से साफ सफाई का ख्याल रखें, और आपकी यात्रा भी मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं ना जी। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न बात, दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आते हैं लोग
कैसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चली ये लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही। भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े प्यार से बुलाती हैं ना। जी बिल्कुल। और अभी तो गाड़ी ने बुलाया है, अब चूड़ियों की खनक भी बुला रही है हम लोगों को। तो चूड़ियों की बात करते हैं। जी हाँ, तो आज हमारे जो कार्यक्रम है गीत मंजरी, इसका विषय है चूड़ियाँ। नन्ही सी मैं माँ के आंचल में समाई, खन खन खनकती वो लाल कामदार चूड़ियाँ मेरी आंखों में न जाने कब बस गई। माँ के आने की हट तो चूड़ियाँ ही सुना जाती, कानों में मधुर रस खोलती। बहुत प्यारी लगती वो चूड़ियाँ जो माँ के गोरे हाथों पर सजती। मेरे प्यारे से भोले से मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती थी वो चूड़ियाँ, जिन्हें मैं टुकुर 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 देखा करती। जैसे जैसे बड़ी हुई, माँ ने मेरे नन्हे नन्हे हाथों में ये छोटी छोटी चूड़ियाँ भी पहना दी। प्यारी सी मुस्कान खेल गई थी मेरे होठों पर, और माँ का वो ललाट पर चूमना मुझे आज भी याद है। वक्त के बाद, वक्त के साथ मैं समझ गई ये सारी बातें। कलाई पर सजी सुंदर चूड़ियाँ सिर्फ एक श्रृंगार भर नहीं है, बल्कि ये पति पत्नी के प्यारे संबंधों का प्रतीक भी हैं, सुहाग का संदेश देती हैं रंग बिरंगे चूड़ियाँ। और बहुत सारी जो हमारे यहाँ तो ख़ास तौर से विवाह के बाद यानी कि शादीशुदा होने का प्रतीक है। ये कोमल नाजुक से प्यारी सी खनकती हुई ये चूड़ियाँ ब्याह के बाद सजने लगी हैं गोरे गोरे हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ विवाह के बंधन में बन जाते हैं। तब उस प्यारे से रिश्ते में मन की बात कैसे समझाऊं, ये राज तो बस ये खनकती चूड़ियाँ और ये कंगन ही जानते हैं। अपनी मधुर आवाज़ से सजना के दिल की बात वो सारी कह जाते हैं। एक मोहब्बत भरा दिल ही समझ सकता है जब सजनी के हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ हो, उनका इतरा के बल खा के खनकना हो और ये जाहिर करना कि तुम्हारे बिना किसी का दिल नहीं लगता। वो तो सदा के लिए तुम्हारी हो गई है, ना तो दिन कटता है ना रातें, बस तारे गिनते रहते हैं ये कजरारे नैना। मेरी पायल बिंदिया सब तुम ही तो इशारा कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा। लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा हो।
से चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा। मेरी पायल बुलाए तुझे, जो रूठ मनाए तुझे, ओ सजन जी, हाँ सजन जी, कुछ सोचो कुछ समझो मेरी बात को। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं तो मर जावा। ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन हो। आके मेरी दुनिया में वापस ना जाना, सेहरा बांध के माही तू मेरे घर आना। ओए सोनी कितनी सोनी आज तू लगदी वे, बस मेरे साथ ये जोड़ी तेरी सजदी वे। रूप ऐसा सुहाना तेरा, चांद भी है दीवाना तेरा। जाने चाहो झूठे तेरी गल्ला हंसना माने, क्यों तारीफें करता है तू हमको सब कुछ जाने। मेरे दिल की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे। ओ सजन जी, हाँ सजन जी, यूं ही बीते सारा जीवन साथ में। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं कि मर गया। ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा। भाई ये रंग बिरंगे खनकते चूड़ियाँ कलाई की शोभा होती हैं, वहीं अलग अलग मौके पर अलग अलग तरह से खनकती ये सबका मन मोह लेती हैं। जैसे माँ जब सोते हुए बच्चे को जगाती है तब खनकती हैं चूड़ियाँ, फिर वहीं पर बच्चे को खाना खिलाते हैं एक एक और तब बजती हैं चूड़ियाँ। वहीं आशीर्वाद देती माँ के हाथ जब सिर पर होते हैं तब भी ये खनकती हैं और आशीर्वाद देती हैं ये चूड़ियाँ। यूं ही सदा खनकती रहें, पापा का प्यार मिलता रहे और इसी तरह से रिश्ते बंधे रहें चूड़ियों के माध्यम से। जैसे कि बहन के हाथों की चूड़ियाँ जब राखी बांधती हैं, टीका लगाती हैं और इस तरह से बहनें स्नेह की वर्षा करती हैं चूड़ियों के माध्यम से। वहीं जब पत्नी के हाथों में खनकती हैं प्यार मनुहार और चौखट पर इंतजार करती थाली में भोजन परस्ती खनकती ये चूड़ियाँ, साजन के दिल में प्यार के गीत छेड़ जाती हैं। और वहीं जब कोई प्रेमी रंग बिरंगी नीली पीली चूड़ियाँ अपनी महबूबा को पहनाने के लिए मनुहार करता है और उन चूड़ियों को अपना दिल कहता है ये प्यार का तोहफा, जिसे बड़े नाजुक अंदाज से वो अपनी महबूबा के हाथों कानों में कहता है कि हौले हौले इन्हें अपनी कलाई में सजने दो। ये नाजुक कांच की है लेकिन श्रृंगार इन्हीं से होता है और इसकी कीमत प्यार है। अपने बेताब दिल की धड़कनों को वो कुछ इस तरह से कहता है। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो
नहीं है मेरा। नीली पीली रंग बिरंगे प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे हो सच्चा सिंगार, सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 देखो, टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। अच्छा सर, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न छोड़, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। इनकी घन घन दिल की धड़कन है मेरा संगीत, सुनो जरा सोचो जरा नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मन में। लाजवाब हाँ बेमिसाल, देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। तेरी चाहत तेरी उल्फत है मेरी मंजिल, घेरे मुझे बाहें तेरी बांधे तुझे चाहे मेरी, दिल मेरा तेरा दिल। कोई भी हो मेरा है तू, है मेरे हमदम, गम मिले खुशी मिले कहीं रहे कैसे रहे, बिछड़ेंगे ना हम। फिर भी जाने मन, देखो 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 टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। चूड़ी नहीं है तेरा दिल है। भाई चूड़ी को भी टूटना नहीं कहा जाता है, कहा जाता है कि मोल गई, है ना? जी। और हमारे देश के अलावा दक्षिण एशिया में सभी धर्मों एवं संप्रदायों की स्त्रियां कांच, लाख, हाथीदांत, पीतल और प्लास्टिक, सोने चांदी की चूड़ियां और कंगन पहनती है। अनगिनत रंगों में सादी, कामदार, जड़ाऊ, कई डिजाइनों में मिलती हैं चूड़ियां और विविध रंग, रूप और चमक दमक के कारण भारतीय सभ्यता एवं समाज में कांच की चूड़ियों का महत्वपूर्ण स्थान है। चूड़ियां नारी श्रृंगार की प्रमुख शोभा है, इनके बिना श्रृंगार अधूरा है। और चूड़ियां जैसे कि गोलाकार तो होती हैं, इसके साथ साथ कुछ तिकोनी भी होती हैं, षटकोण के आकार भी होती हैं और उसमें नग, मोतिया, जरी की डोरी, कांच वगैरह लगा रहता है और जो देखने में, और उन चूड़ियों पे रेशम भी लपेटा होता है। जी, चूड़ियों का चलन आज से नहीं, भारत के प्राग ऐतिहासिक काल की नारी की मूर्तियों में भी देखा गया है। चाहे मोहनजोदाड़ो की हड़प्पा में देखा जाए या अन्य काल की बात की जाए, मौर्य, शुंग और सातवाहन काल में भारतीय महिलाएं के दोनों हाथ में बहुत बहुत चूड़ियां देखी गई हैं, जो कि सोने चांदी से गढ़ी होती थीं। उनके कलात्मक ढंग से कटाव भी होते थे और सांची से प्राप्त मूर्तियों में भी चूड़ियां देखी गई हैं। वहीं कुषाण काल में भी चूड़ियां पहनी जाती थीं, ऐसा मिलता है। गुप्तकालीन मूर्तियों के हाथों में भी तीन चार चूड़ियां देखने को मिली हैं। अजंता की नर्तकी, खजुराहो की नायिका, इन सभी के हाथों में रत्न जड़ित दो चूड़ियां
मतलब देखी गई हैं, जो हमारे संग्रहालय में है। और कहने का अर्थ यह है कि हर समय हर काल में चूड़ियों ने अपनी छटा बिखेरी है। मेघदूत में यक्षप्रिया पालित मयूरों को अपनी चूड़ियों की मधुर खनकार पर नचाती है। कादम्बरी में सरस्वती की शंख की चूड़ियों का वर्णन है और नारियों की रत्न जड़ित चूड़ियां भी प्राप्त होती हैं। वहीं मुनि कन्या शकुंतला वन में रहकर भी कमल नाल से अपनी कलाइयों को सजाती है। नारियों के श्रृंगार में चूड़ियों के बारे में अनगिनत गीत और कविताएं लिखी गई हैं।
छन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई सिख साहिबा, चूड़ियां खनक गई हाथ भाई चूड़ियां तो चूड़ियां ही होती हैं, लाख की चूड़ियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये एक कीट के द्वारा पेड़ों पर राल बनती है, उसे इकट्ठा किया जाता है और कई उसके बाद प्रक्रिया की जाती है। उसके उत्पाद को शलक, लाख या चपड़ा कहते हैं। स्थानीय भाषा में चपड़ी या टिकली कहते हैं। गहरा लाल, भूरा और नारंगी रंग का होता है। कारीगर बड़ी मेहनत से बनाते हैं। इसमें बहुत तरह तरह की डिजाइन आती है, बहुत लहरिया आदि बनाते हैं। और वहीं फिरोजाबाद चूड़ियों के मामले में प्रसिद्ध है और इसका जो बनाने का इतिहास है वो 100 साल से भी अधिक पुराना है। और पंजाब में दुल्हनें लाल रंग का चूड़ा पहनती हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में शाखा और पोला पहना जाता है और महाराष्ट्र में हरे रंग की चूड़ियां पहनी जाती हैं। हाँ, शाखा और पोला की बात करें तो ये सफेद रंग का होता है और लाल रंग का होता है ना, और सीप का होता है। लाख से बनी चूड़ियां होती हैं और वहीं ये जो अलग अलग रंग से अलग अलग पहना जाता है, सबका अलग अलग प्रतीक है। रजत चूड़ियां शक्ति निरूपित और सोने की चूड़ियां भाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। हरा रंग सौभाग्य का, प्रेम और खुशहाली का प्रतीक है। लाल रंग की चूड़ियों की तो बात ही निराली है। वहीं गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, हर जगह होता है। लेकिन दक्षिण भारत में सोने की चूड़ियां ज्यादा पहनी जाती हैं, प्रचलन उसका ज्यादा है। तो भाई इसी तरह से हमारी सखियों के हाथों में चूड़ियां खनकती रहें और जाहिर है कि चूड़ियों को पहनने के बाद बहनें हमारी खुश बहुत हो जाती हैं। तो यूं ही देखने में बहुत अच्छा लगता है बड़े बड़े हाथ चूड़ियों के। तो यूं खुशियां बनी रहे आपकी और हम यूं ही आपसे मिलते रहे। तो आज समय समाप्त करने की अनुमति आपसे चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार।